दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड के चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी तंत्रिका तंत्र के साथ अतंत्रिका तंत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि एनसीईआरटी किताब पढ़ते हैं, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड के हों चाहे बिहार बोर्ड के हों। ये बायोलॉजी के जिनके पास सब्जेक्ट है उनके लिए चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम जो है मानव शरीर में जो है नर्वस सिस्टम और कंट्रोल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ और क्या इनका क्या फंक्शन है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the ear, sense of hearing and balance. Friend, ear is the second is the most important sense organ for our body. There is ear, the sense of hearing and balance. The ear serves the two sensory function, hearing and maintenance the balance of body. There is some important for the balance of the body. Why and where? There is a hearing and there is maintenance of balance of body. Their ear has a three main part. Here is the external ear, middle ear and internal ear. Showing this picture, here to show the human ear. There is the most important part. There is a upper part is there, other side is the pinea and the external auditory meatus and the bone eardrums. The eardrums is the most important for the hearing and the surrounding stews and the round windows, base skull, colliza, atrium nerves and stable at the oval windows here and the semicircular canals and causes and malleus is also present over here. There is a most important diagram. You note your note copy their human ears diagram. The external ear consists of the following. There is a most important on the outwardly projecting ear to be called it pinea. There is a pinea is the call to the projected ear. There is supporting by the cartilages. The cartilages bone there important. It is directed to the sound wave of inward. There is the it is directly sound wave is a inward and second is the auditory canal. The auditory canal is through there which is the sound wave travel up to the ear drums is a tropics membranes and the middle ear is a consist of flowing there an air filled of tympanic cavity on air filled tympanic cavity for air. The tympanics their ear drum. The ear drums as the tympanics their ear drums and there are three tiny bones. Malleus means hammer connected to the eardrum and incus available there is a between to the and the steps of triple they are forming a contact with the oval windows of their internal ear. They are attached for the internal ear of oval window for hair.
The next is extraneous tube. There is a connected to the tympanic cavity. There is a tympanic cavity for connected to the pharynx. It is equalized the pressure on the both side of the eardrums and tympaniums. There is the internal ears contain a two main part. The internal ears contain of mainly two part. The first is cochlea. The cochlea is there. It is a longer coil structure. There is a cochlea as there is the longer coil structure which will look like the coils. They are coils of the cells of a snail. There is coils of the snail. It is a 2.5 term. There is an inner window cavity of the cochlea is divided into three parallel tubes of canal separated by the membranes. There is separated by the membrane. The canals are filled with the fluid. It is called endolymphos. There is a canal filled with the fluid is called the endolymphos. There is a middle canal post of sensory cell, means organ of cautery for a hearing. The next is the vestibule. Their vestibulus is there is concerned with their physical balance of the body. There is a most important friend. The vestibulus is the concerned with their physical balance of the body. Our body controlled by the also the ear. Their vestibulus is a concerned with their physical balance of the body. It is a consist of three semicircular canal. There is the consist by their three semicircular canal arranged the right angle to the each other, and the part joining to the collicula they are differentiated into the utriculus, scholus, and one each of their semicircular canal is vended from to the ampullus, which is the containing sensory cells, and their nerve fiber from them continue into the auditory nerve. There is a continue to into auditory nerve. So here mechanism of the hearing. What is the mechanism of the hearing? There the sound wave enter to the auditory canal and causing to eardrums to the vibrate. The eardrum to be vibrate. The vibration of the eardrums are transferred to the malleus to the incus and then to step. Step is transferred to the vibration through the oval window into the cochlea, and this vibration move to the fluid into the cochlea. The organ of cautery catch the movement of fluid and transfer into the auditory nerve that is carried to impulse to the brain. The brain is understand what is the sound. There is the transfer nerve to carries to the impulse to the brain, which is most important for here. The next is the preparation of the body balance. How do the preparation of the body balance? There is our ears is the preparation of the body balance is the most important. Here, static balance due to gravity. There is the static balance due to a gravity is the most important here. Any bending or changing to body posture or causing the fluid inside to semi canal to the move. Friend, here posture causing to the fluid inside the semicircular canal to the move. The semicircular canal are arranged in a different plane. There is arranged by different plane. The sensory hairs in the ampulla of the canal pick up this moment and impulse are transmitted through their auditory nerve. There is transmitted through their auditory nerve. The balance during to motion. There is a balance during the motion. Utriculus and sulcus is the pursuit of dynamics equilibrium. The will the body is in the motion. The fine particles of calcium carbonate present in the endolymphus press on the sensory hair. There is endolymphus press on the sensory hair. Whenever to the body is a some motion, their impulse are carried through the auditory nerve. There is the most important for the is preparation of the body balance for the ear. Their important feature. The third, a sense organ is the tongues and the nose. Sense of taste and smell. The tongues is a taste and nose is smelling. Their tongue perceives to the taste and the nose is perceived to the smell. Their preoccupations they depend upon the nature of chemical substance coming in contact with the sensory cell. There is a contact for their sensory cell. For the taste, there is a directly contact to substance with the sensory cell localized in the taste bulb on the tongue. Their taste bulb, a hair of tongues in their
taste buds, tongues, they are for smelling, for molecules of chemical are carried inward by the air, inhaled, and there are stimulate of sense epithelium of the nose. The fair here the smelling reason being stimulate there are sensory epitheliums of the nose. There is inhale anything. And next is skin. The skin is a touch and the other musculus sense. The touch is the most important sense of touch skin. There is a variety of the nerve ending of the skin. Some of this is a concern with their touch, gently pressure. Some with a deep pressure and the other with a cold, heat and pain. There means to skin is a gently pressure. The sense of the hunger due to the receptor to the stomach ball. There is sense of thirst they are due to the stimulus of the nerve in the pharynx and the sense of fatigue to the localized into the muscle. There is the fifth is the sense organ of skin. यहाँ पर दोस्तों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है वो है हेयरिंग यानी कान का जो है श्रवण शक्ति। देखिए कान का श्रवण शक्ति जो है अपने जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। जहाँ पर हमने आइस के बारे में जो है विस्तृत जाना आंखों के बारे में, वही कान का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं ये जो है दूसरा नंबर पे आता है सेंस ऑर्गन में, यानी ये सेंस ऑर्गन में दूसरा स्थान पे आता है। तो कान का जो है दोस्तों अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कान जो होती है वो संतुलन एवं संवेदन का कार्य भी करती है। कहते हैं ये इंसान को जो है शरीर में बैलेंस बनाने में अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो कहते हैं कान दो संवेदी कार्य करता है। देखिए कान जो है दो संवेदी कार्य करता है, एक तो होता है सुनने का और दूसरा जो है शरीर का संतुलित बनाए रखने में इसका जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। कान के अगर देखा जाए तो इसमें जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। आपको भी पता होगा कि बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान, यानी इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल जो होती है तीनों चारों है इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। यानी एक्सटर्नल इंटरनल तो होता है, साथ में जो है मिडल ईयर्स भी प्रेजेंट होता है। तो ये 3 भागों में विभक्त किया गया है, बाहरी कान, मध्य कान और भीतरी कान, यानी जो है एक्सटर्नल, इंटरनल एंड मिडल्स ईयर्स में इसको जो है विभक्त किया गया है। यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक इम्पोर्टेंट डायग्राम शो हो रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसको जो है आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन भी करना है, क्योंकि इसमें जो है विस्तृत जानकारी दी गई है और बहुत स्पष्ट रूप से में दिखाई भी गई है। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है जिसको आपको नोट करना चाहिए। अगर आप देखोगे तो बाहरी कान के जो बाहरी निकले हुए होते हैं पार्ट उसके हम पिन्ना कहते हैं, और बाहरी 7 मेटल्स गोयर होते हैं और हड्डियां जो होती है उसके साथ अटैच होता है, कनपट्टल भी साथ में रहती है और इसमें नली होती है और गोल खिड़कियां जो होती है प्रेजेंट होती है, और कहते हैं खोपड़ी का यहाँ पर आधार भी पाया जाता है और श्रवण तंत्रिका तंत्र भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जो है स्टेट और अंडकार खिड़कियाँ भी देखोगे। ठीक है, इसमें जो है हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो होता है ड्रम्स का होता है, जो कि हमें साउंड वाइब्रेशन को पैदा करता है और हमें सुनने में जो है सुचारू बनाता है। तो इसी में के लिए जो है बाहरी कान के निम्नलिखित भाग देखिए। अब बाहरी कान है तो उसका क्या कार्य है और इस पर क्या अपना विशेष स्थान रखता है। कहते हैं बाहर के उभरा हुआ कनपट्टल जो उभरा हुआ होता है जिसके भीतर उपस्थित यानी कार्टिलेजिस मसल होते हैं। अगर आप कान छुइएगा तो उसमें जो है कार्टिलेजिस मसल दिखेंगे। कार्टिलेजिस मसल का यही मतलब होता है कि ये बोन ही होती है, लेकिन ये बोन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसको जैसे मर्जी चाहे आप मरोड़ तरोड़ सकते हो। तो ये बोन होती है लेकिन ये कार्टिलेजिस के बने होते हैं। कई फिश जो होते हैं कार्टिलेजिस के ही बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो होगा यहाँ पर ध्वनि तरंगे के भीतर की ओर दिशा देता है, यानी इसका कार्य जो होता है आपका ध्वनि कहीं से भी आ रहा है सुचारू रूप से उसको पहुँचाने का काम करता है। कहीं से अगर आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता क्या करते हो आप कान पे हाथ रख के सुनने की कोशिश करते हो, तो इसका मतलब है कि आप सारे आवाज़ को इकट्ठा करके कान के अंदर लाना चाहते हो। तो यही काम जो है आपका कान पट्टल करता है, जो कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर रखता है। उसके बाद है श्रवण नाल जिसमें होकर ध्वनि तरंगे कान के पर्दे यानी कनपट्टल झिल्ली यानी टेम्पोनिक्स मेम्ब्रेन्स तक पहुंचती है। अगर आपको पता कि इसी से टकरा के जो है ध्वनि तरंगे आपके जो है पर्दे यानी कान के पर्दे कनपट्टल की झिल्ली पर पहुंचता है, जो कि वहां से आवाज़ को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद मध्य कान जो होते हैं उनका क्या कार्य है, क्या है ये मध्य कान। मध्य कान जो होती है वायु से भरी एक कनपट्टल गुहा होती है जहाँ पर वायु भरी होती है। ठीक है, ये वायु जो होती है एक तरह से हमें श्रवण की दिलाती है। कनपट्टल अथवा कान का जो है पर्दा होता है, इसमें 3 मुख्य सूक्ष्म हड्डियाँ जो होती हैं मेलियस, ठीक है, जिसमें हम धन गुर्दार यानी हैमर्स कहते हैं। उसके बाद इंकस
इनका स्थूल और निहाई एवल्स होते हैं। और इस तीसरा जो होता है स्टेपीज, स्टेपीज जो है स्कार्प स्टेपिस होती है। ये तीनों जो है सामूहिक रूप से एक साथ जो होते हैं कणस्थिकाएँ यानी इनर कॉसेस में रहते हैं, जिसे हम कॉर्निस्क्यूली भी कहते हैं। मेलिस कान के पर्दे संपर्क बनाए रखता है और स्टेपिस के भीतरी कान का अंडाकार खिड़की जो होती है ओवल्स विंडो को छूती रहती है, जिसकी वजह से जो है हमें जो है आवाज़ सुनाई देने के लिए सुचारू बन जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा तो यूस्ट्रोकिया नली का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वो कनपटल गुहा को ग्रासनी के साथ जोड़ी हुई रखती है, यानी कनपटल गुहा को जो है ग्रासनी के साथ जोड़ी रखती है। इसका मतलब तो आपको एक बात याद होगा, जब आप मिर्ची खाते हो तिक्के तिक्के तो कहते हो ना मेरे कान से धुआं निकलने लग गया, तो इसका कारण यही होता है कि कनपटल गुहा की ग्रासनी के साथ जो है जहाँ ग्रास जाती है उसके साथ जोड़ी रखती है। यानी जो भी माउथ में रखोगे तो इसके कान पे भी थोड़ा सा इफेक्ट जरूर पड़ता है, यानी कान से भी जुड़ा हुआ होता है। यह कान के पर्दे के दोनों ओर वायु दाब के सामान्य बनाए रखने में भी सहायता करता है। यानी जो यूकैरियोटिक नली होती है दोस्तों, ये बहुत काम की है। इसमें जो है कान के पर्दे के दोनों वायु दाब को सामान्य बनाए रखने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। उसके पश्चात है आंतरिक कान, यानी अंदरूनी भाग के विषय में है, जहाँ की मेन बातें रखता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक ही बात होता है कनवर्त। कनवर्त का मतलब होता है कालिकल्यास, यानी कलियास कालियक्स जो होती है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, यह एक लंबी कुंडलित संरचना होती है, यानी ये कुंडलित होती है। कुंडलित का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोयल फॉर्म में होती है। अब कोयल मतलब आप पता ही होगा कि इसको जो है कोई तार को अगर बार बार मोड़ते हो, बार बार इसको गोलाकार रूप देते हो तो उसी को कोयल कहते हैं। ठीक है, तो ये कुंडली संरचना होती है, जैसे कि सांप कुंडलित बना के बैठा रहता है। कुछ कुछ जो है शंख की कुंडली की तरह भी होती है। आप देखोगे तो स्नेल के जैसा भी आपको नजर आएगा। ठीक है, एकदम स्नेल के जैसा ही आपको लगेगा। कान के पट्टा जो होता है कुंडलित लगता है। इसे कुल 2.5 चक्र बने होते हैं। कुल जो है 2.5 चक्र, यानी 2 चक्र पूरे होंगे, तीसरा चक्र जो होगा आधा होगा। तो ये 2.5 चक्रों से बने होते हैं। इसके भीतर की चक्र खाती हुई गुहा झिल्ली द्वारा पृथक हुई 3 सामान्य नलिकाएं, यानी इसके साथ जो है 3 नलिकाएं डिवाइड हो रहा होता है, अथवा तीनों विभाजित हो जाती है। इन नली के भीतर एक जो है तरल जो है एंडोफिलम्स यानी अंततलिकाएँ, एंडोफिलम्स बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो भरा हुआ होता है। बीच के नाल में सुनने से संबंधी संवेदी कोशिकाओं से युक्त क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम कांट्री अंग यानी ऑरल ऑफ कॉर्ट्रिस कहते हैं। तो कॉर्ट्रिस के जो है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है वेस्टिबुलस यानी प्राणायाम। इसका संबंध शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ गया ना कि इसका संबंध जो है शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। देखिए संतुलन बनाए रखने का अर्थ ये भी होता है कि त्रिपाण सेंटर एक हमेशा बात आपको कहता है कि अगर संतुलन बनाए रखना है, कहते हैं कि आप तक अगर ये वीडियो पहुंचाने का मेरा उद्देश्य है तो आपका भी जो है उन बच्चों तक पहुंचाने का उद्देश्य होना चाहिए जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से संतुलन बन पाएगा। देखिए संतुलन बनने का अर्थ यही होता है कि अगर मेरा उद्देश्य है बच्चों तक पहुंचने का, तो आपका उद्देश्य है कि उस बच्चों तक पहुंचाने में मेरा सहायता करने का। तो त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए इसलिए हेल्पफुल बना हुआ है क्योंकि आप जो इसको शेयर कर रहे हो, दूसरे बच्चों को पहुँचा रहे हो, तो ये एक जग कल्याण की तरह को होता है। कहते हैं गलत काम करोगे तो 75 लोग आपको गलत कहेंगे। अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर का लिंक अगर आप लगा देते हो तो आपको जो है कोई गलत नहीं कहेगा, क्योंकि अगर हो सकता है कि उस बच्चे को इस वीडियो की ज़रूरत थी और वो सडनली उसको प्राप्त हो गया है, तो वो आपको थैंक्स जरूर बोलेगा, चाहे वो लिख के ना भेजे। ठीक है, लेकिन आपको मन ही मन जरूर थैंक्स कहेगा कि उनके वजह से जो है समझ में आ गया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो की कमी है, यहाँ पर तो हर एक विषय पे जो है हज़ारों वीडियो मिलती है, लेकिन मुझे एक बात पता है कि जो बात जहाँ समझ में आ जाती है ना वही सर्वश्रेष्ठ होती है। कहते हैं कभी कभी बच्चे के मुंह से समझा हुआ चीज़ भी जो है बहुत काफ़ी काम कर जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट रखता है और ये तभी संभव होगा जब इसको आप दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, दूसरे बच्चों को इसको लिंक को बारे में बताइएगा, चैनल के बारे में बताइएगा। ठीक है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे को भी कहिएगा, क्योंकि तभी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आने वाला समय में केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो आएगा तो आप उससे लाभान्वित होंगे। जो बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होगा वो उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए सोचने वाली बात नहीं, विचार करने वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, इसको जो है संतुलित बनाना है। ठीक है, अगर आप शेयर कीजिएगा तो ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो जो है त्रिपाण सेंटर आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा। और आने वाला समय में जब एग्ज़ाम आएगा तो आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर का भी सीरीज आएगा जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराई जाएगी, जो कन्फर्म है कि 100%
एग्ज़ाम में आएगा। आप सोचिएगा कि मुझे कैसे पता होगा कि एग्ज़ाम में आएगा। तो ये आपको समझ होना चाहिए कि मेरे पास भी बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और अगर वो जानते हैं मुझे तो उनको एहसास है कि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ वही एग्ज़ाम में आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है कि जो बच्चे कोई नॉलेज है जो मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता होता है कि जो मैं लास्ट में क्वेश्चन करा देता हूँ उससे अधिक एग्जामिनर क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं ना, एक्सपीरियंस नाम की कुछ चीज़ होती है। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस अगर चाहते हो कि आपके साथ मैं शेयर करूं तो इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जिस प्रकार जो है वेजिटेबल्स जो है शरीर में संतुलन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसी प्रकार आप जो त्रिपाण स्टडी सेंटर को बैलेंस बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हो। तो यहाँ पर यही बात आता है कि प्रण्यान यानी वेजिटेबल्स, इसका जो है संबंध शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें 3 अर्धवृत्ताकार नाले होते हैं जो एक दूसरे को समकोण बनाते हुए स्थिर होते हैं और एक भाग जो है कर्नेस के साथ जुड़ा हुआ होता है और एक जो है दूध यानी न्यूक्लियस और एक जो है गोनिका में विभेदित हो जाती है। प्रत्येक नाल का एक सिरा चौड़ा होकर जो है तुबिका यानी एप्यूला बनाता है जिसके भीतर संवेदी कोशिकाएं होती है और उसने में जो होती है उसमें निकलने वाली तंत्रिका रेशे एक साथ मिलकर श्रवण तंत्रिका बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि सुनने की प्रक्रिया किस प्रकार होता है। तो कहते हैं सुनने की प्रक्रिया जो होती है एक विशिष्ट होती है। कहते हैं ध्वनि तरंगे स्वयं नाल में प्रवेश करती है और कान के पर्दे को कंपित करती है यानी ये वाइब्रेशन करती है। आप जो सुनाई आपको देता है ना वो वाइब्रेशन से ही देता है। अगर इस बात का अगर नॉलेज ना हो तो जो बच्चे CBSE में पढ़ते हैं NCERT बुक है उनका जो है 9th क्लास का अगर चैप्टर उन्होंने पढ़ा होगा साउंड ऑफ म्यूज़िक तो उसमें आपको पता होगा कि एक गूंगी जो लड़की होती है जिसको सुनाई तक भी नहीं देता है वो अपने बालों, अपने शरीर की स्किन, अपने पैरों से सुना करती थी। तो इस चैप्टर से भी आप कुछ एग्जाम्पल और कुछ समझ वाली बात ले सकते हो कि यहाँ जो होती है सब हमारे कानों में वाइब्रेशन के रूप में हमें जो है साउंड प्राप्त होती है और यही वाइब्रेशन जो है उसको एक अर्थपूर्ण मीनिंग देता है और ये मीनिंग कहाँ पहुँचता है, जब ब्रेन में पहुँचता है तब हमें जो है उसका अर्थ समझ में आता है। तो कहते हैं हमारे दुनिया में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ का उदाहरण बन के रहते हैं। कहते हैं पर्दे कंपन जो मलेशिया में फिर आगे इन क्लास में फिर स्टॉपिस में स्थानांतरित हो जाती है और इसके बाद जो है स्टॉपिस ध्वनि तरंगों को आगे अंडाकार खिड़की से पहुंचा देती है जिससे वह कंपन करने लग जाती है। यह कंपन जो है कर्णवर्ध यानी कलिका के भीतर तरल को गति प्रदान करती है और इस तरह की गति के संबंधन और कार्डियल अंग पकड़ लेती है तथा तंत्रिका आवेग के रूप में जो कार्डियस तंत्रिका में पहुंचा देती है और ये तंत्रिका आवेग जो है मस्तिष्क से पहुंचा के उस तरंग को एक मतलब फुल ध्वनि में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार जो है हम दोस्तों कान से जो है हम सुनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं अब अगर हमने देह संतुलन बोध की बात की है यानी बैलेंस ऑफ द बॉडी की बात किया है तो हमारा जो है ईयर जो है किस प्रकार हमारा बैलेंस बना सकता है, तो ये जानना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। क्या है स्थिर संतुलन यानी जो है गुरुत्व के कारण। देखिए सबसे पहला है गुरुत्व के कारण। शरीर की स्थिति में अथवा झुकने पर अर्धवृत्ताकार नालों के भीतर तरल गति करने लग जाते हैं। ये अर्धवृत्ताकार नाले जो विभिन्न समतलों में व्यवस्थित होते हैं। नाल की जो है तुम्बिकाओं में से स्थित संवेदी बक्षा यानी सिलिया इस गति को ग्रहण कर लेती है। तब आवेग जो है श्वेत तंत्रिका तक पहुंचा दिए जाते हैं जहां ये हुए मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारे देह में भी जो है बॉडी में भी ये संतुलन बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं गति करते समय भी संतुलन के लिए जो है ईयर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं अगर द्युति यानी जो यूट्रिकुलस और गोर्निक यानी सेकुलेटस गति संतुलन का बोध कराते हैं। जबकि शरीर गति कर रहा होता है तब भी शरीर में किसी भी प्रकार की गति हो रही होती है तब अंतरशिलिका यानी एंडोलिस्फम में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट की बारीक बारीक कणिकाएं संवेदी रोमों को दबाने लगती है। इस प्रकार आवेग के श्रवण तंत्रिका तक पहुंचा दिया जाता है और ये तंत्रिका जो होती है उसको पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और हमारे शरीर में जो है बैलेंस भी बना रहता है। दोस्तों ये जो था हमारे जो है हमने आइस और ईयर संवेदी अंगों के बारे में पढ़ा। अब जो है हमारा 2 आ गया है जीवा और नाक। देखिए ये भी एक कहते हैं जीवा जो है स्वाद के लिए अग्रसर होती है और नाक जो होता है जो है आपको गंध के लिए संवेदित होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जीवा
जीवा यानी जो है टंग्स हमारे स्वाद के संवेदक का बोध कराती है, और नाक का जो है गंध का। ये दोनों संवेदी रासायनिक संवेदन होते हैं, और ये संपर्क में आने वाले रासायनिक पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करता है, यानी इसका नेचर जो है प्राकृतिक पर निर्भर करता है कि कैसा है। स्वाद के मामले में पदार्थ का सीधे संवेदी स्वाद कणिकाओं में संपर्क में आने से संबंध होती है। देखिए, स्वाद के रूप में अगर कुछ लेते हो तो उसका जो है स्वाद संवेदी स्वाद कणिकाओं के संपर्क में आने से ऐसा होता है, जबकि गंध के मामलों में रसायन के अणु हवा द्वारा सांस के साथ भीतर जाते हैं और नाक के संवेदी एपिथेलियम और उद्दीपित कर देता है। देखिए, हमारा जो होता है दोस्तों गंध जो होती है, यानी नाक के संवेदी के लिए जो है एपिथेलियम को उद्दीपित कर देता है, जिससे हमें जो है नाक से सुगंध आ जाती है। ठीक है, उसके पश्चात लास्ट टॉपिक जो है इसका सेंस ऑर्गन का, वो है त्वचा। देखिए, त्वचा भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। त्वचा सफल अथवा कुछ अन्य विविध संवेदित के लिए अग्रसर होता है। कहते त्वचा में विविध प्रकार की तंत्रिकाओं के अंतिम छोर मौजूद होते हैं। इसमें कुछ का संबंध स्पर्श हल्का सा स्पर्श से होता है, और कुछ का गहरा दाब से, और अन्य का ठंड, ताप और पीड़ा से भी हो सकता है। कहते हैं भूख का संवेद अमाशय की भित्ति में स्थित ग्राही अंगों से होती है, और प्यास का संवेद ग्रासनी में स्थित तंत्रिकाओं के उद्दीपित होने के कारण ही होता है। थकान का संवेदी पेशियों में स्थित होती है। तो इस प्रकार जो है सभी का जो है हमारे त्वचा में अपना विशेष स्थान रखता है। The next topic is coordination through there is a hormones and the endocrine system. There is a most important topic for here, a coordination through there is a hormones. The hormones is the most important for our body and the endocrine system here. The hormones are the secretion from the specific cell or glands in the body is called endocrine gland. And hormones are carried by the blood to target organs. Their hormones are carried by the blood to a target organs. Their effect to the produce in a one or more specific parts only. The most hormones are secreted by the special gland is called to the endocrine gland. The special gland is called to the endocrine gland. These are the also called to ductless is a gland because there is the secretions are approved directly into the blood and not be through their duct. And contain the hormones are produced by the other gland or body part also. For example, the stomach and eroderms. The eroderms is there is important, and their stomach is also. Our next topic is the nature and function of the hormone. What is the nature and the function of the hormone? There is a most important topic here, the nature and function of hormone. The first point is hormones are secreted from there is a source of directly into the blood. This is the most important. The hormones are secreted from there is a source directly into the blood, and blood carried to hormone to target cell with the response to it. There is a carried to the hormones is a target cell. There is a response to it, and hormones are regulate their physiological process. Their hormone regulate the physiological process, and they are produced in a very small quantities, and they are biologically very active. For example, adolescents and the active even at the secretion of the 1 to 300 millions of part. There is most important here. There is cess and deficiency both case serious disorder. There is the cess is a deficiency is a both case of serious disorders here. And the chemically their hormones may be water soluble proteins, peptides, glycoproteins, and amylase and lipid soluble steroids. There is the most important chemical hormones may be a water soluble protein, peptides, and glycoproteins, and amylase their lipid soluble steroids. And next is the extra hormones are not be stored in a body and secreted out. That is the most important. They are not extra hormones are stored in their body. And the next topic is the hormone secretor. There is the endocrine gland. There is a hormone secretor. There is endocrine gland. There in human there are more than a dozen tissue and organ that are produced to hormone. The human body, there are more than a dozen of tissue and organ that produce of hormone. Most of these are shown here diagram. This can be listed under two categories. There is a two categories are divided for the producing hormone on organ. The first is the exclusively endocrine. There is the pituitary, the thyroid, the parathyroid, thymus, and adrenal. There is the first. And secondly is the paratilis is the endocrine. There is the pancreas, gastrix, duodenum,
and the epithelium there is a gland, and testis is a male and the ovary is a female, and placenta is a female. There is the hormone producing organ for hair. Here show this picture, there is a pueril's body and pituitary, hypothalamus, parathyroid, thyroids, thymus, and endoderms not shown here. But this is organs are produced of or many types of the hormones in our body. There is a hormone producing organ for hair shown in this picture. And also in the thymus, duodenums, adrenals, lanthorns in pancreas, ovaries, placenta, testes. Location of the principally endocrine gland in the human body. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है हार्मोन के द्वारा स्रावित या अंतःस्रावित ग्रंथि। देखिए ये तंत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम हार्मोन की बात करने जा रहे हैं। आपको पता ही कि हमारे शरीर में जितने भी बैलेंस बन रहे हैं और जितने भी हम क्रियाएं करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है हार्मोन का अपना विशेष महत्व रहता है। ठीक है, कोई बच्चा छोटा पड़ गया है, किसी की हाइट लंबे हो रहे हैं, तो इन सब कारण जो बनते हैं वो हार्मोन बनते हैं। कहते हैं हार्मोन अगर अनकंट्रोल हो जाए तो इंसान के जीवन का ही बदलाव आ जाती है। तो इसलिए जो है हार्मोन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्मोन कहते हैं सिर्फ एक अंग जो है नहीं प्रोड्यूस करती है, हमारे बॉडी के कई अंग जो है, ठीक है, जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और विशिष्ट स्थान भी रखता है। कहते हैं हार्मोन का स्व शरीर में जो है स्थित विशिष्ट कोशिका अथवा ग्रंथियों द्वारा होती है, उन्हें अंतःस्रावित ग्रंथि भी कहा जाता है। हार्मोन और उन्हें रुधिर द्वारा उसके लक्ष्य स्थलों तक पहुँचाया भी जाता है, क्योंकि अगर उस स्थान पर न पहुँचाया जाए जहाँ हार्मोन की आवश्यकता है तो वो अंग जो होगा विकसित नहीं हो पाएगा या वो कार्य करने के लिए सुचारू रूप से कार्यरत नहीं रहेगा। इसका प्रभाव जो केवल एक या अधिक भागों में भी हो सकता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अधिकांश हार्मोन का स्राव जो विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा ही होता है, जिन्हें हम अंतःस्रावित ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या होता है। यहाँ अगर ग्रीक वर्ड में ले तो इंडो मतलब है इंडोस मीन मिथीन यानी भीतर, ठीक है, और आपको पता ही है कि भीतर का मतलब अंदर, प्लस क्राइम यानी क्रेनिस यानी सेपरेट यानी लवणयुक्त श्वेत यानी ये अलग करता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर के रूप में श्रवण यानी शरीर के रूप में श्वेतन होता है। इसमें जो है वाहिकाहीन ग्रंथि भी कहते हैं इसको, वाहिकाहीन ग्रंथि यानी ये वाहिका का रूप लेते हैं यानी ट्रांसपोर्ट के जो है कार्य यहाँ करते हैं, क्योंकि इसके श्वेत सीधे ही रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं, यानी ब्लड में जो है इसको पहुँचा दिया जाता है और ब्लड के द्वारा ही शरीर के डिफरेंट पार्टों में ये जाता है और अपना जो है अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उनका परिवहन और नालिका द्वारा नहीं होता है। कुछ एक हार्मोन अन्य ग्रंथ अथवा शरीर के अन्य भागों द्वारा भी उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए अमाशय और ग्रैनी। देखिए अमाशय और ग्रैनी में भी कई तरह के हार्मोन यहाँ उत्पन्न होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही आती है कि हार्मोन की प्राकृतिक और प्रकार्य क्या है। देखिए दोस्तों, नेचर और जो है फंक्शन हार्मोन का ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। इसमें कहते हैं अगर सिलेबस में है तो हार्मोन की जो है प्राकृतिक और जो है इसका फंक्शन हमेशा ही एग्जामिनर का फेवरेट रहा है। तो इसको जो है अच्छे से आप कर लेना। यहाँ कई पॉइंट है, जिसमें से पहला तो यही कहता है कि हार्मोन को उनके श्वेत भागों से सीधे ही रुधिर में छोड़ दिया जाता है, यानी हार्मोन जहाँ उत्पन्न होती है उसके बाद डायरेक्टली ये क्या करता है, ब्लड में चला जाता है। कहते हैं रुधिर इन हार्मोन को उन लक्ष्य अंगों तक पहुँचा देता है जो उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी हार्मोन जो देखिए दोस्तों, ब्लड जो होता है हार्मोन को उन स्थानों तक पहुँचा देते हैं जहाँ पर इसका अपना कार्यवंत होते हैं, यानी वो कार्य करने के लिए जिज्ञासा होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर टेस्टिस में हमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता है तो ये ब्लड के थ्रू ही जो है बॉडी को वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो जो हमारे जो होता है सभी ग्लैंडों को नियंत्रण में रखता है। इसके विषय में हम आगे समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या कार्यविधि है। तो इसीलिए कहते हैं कि रुधिर में जो है हार्मोन छोड़ दिया जाता है और जो है विभिन्न भागों में इसको पहुंचाने के लिए अग्रसर हो जाता है। कहते हैं हार्मोन शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया का नियमन करते हैं, यानी हार्मोन ही जो है जिसको हमारा फंक्शनली जितने भी वर्क होते हैं उसको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हार्मोन मैंने पहले ही कहा कि महत्वपूर्ण हार्मोन का अपना स्थान होता है, तो इसमें जो है नियंत्रण करने का जो कार्य है वो हार्मोन के द्वारा ही हमारे शरीर में होता है। कहते हैं बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। देखिए हार्मोन जो है अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं होते हैं और जीव जो होता है वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए जो एंडोलिनस जो है 3000 लाख भागों में एक की सांद्रता पर वो सक्रिय बना देता है।
ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हार्मोन। अब सोचते होगे कि हार्मोन कैसे रिएक्ट करता है और क्या इसका वर्क होता है और हम पे क्या प्रभाव डालता है। अगर आपको दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझना है तो आप समझिए कि आप कोई फल लेके आते हो, चाहे कोई केला लेके आते हो, केला को आप 2-3 दिन तक छोड़ दो, ठीक है। ऐसा सेब को ही छोड़ दो, आखिर सेब जो है वो ख़राब क्यों हो गया, केला जो है ख़राब क्यों हो गया। तो आप सोचिएगा कि भाई उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो इसलिए ख़राब हो गया। इसका कारण देखिए, टेम्परेचर तो पड़ा ही पड़ा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात था कि उसमें जो मौजूद हार्मोन था वो सिक्रेशन काफ़ी बढ़ गया, जिसके वजह से और पक गया। अब आम को ही देखते हो कच्चा होता है, लेकिन जब उसमें हार्मोनल शक्ति को हम बढ़ा देते हैं तो आम जो है हार्मोन की वजह से ही पक जाता है। तो ये जैसे देखिए, अब हम फलों में तो ये उदाहरण देख लिया, अब हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रिया होती है बॉडी का, तो ये सारे प्रक्रिया जो होती है हार्मोन के नियंत्रण में ही होता है। किसी का अगर मान लीजिए हाइट नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका हार्मोनल कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से उसका हाइट बढ़ा नहीं हो रहा है। और हार्मोन कैसे मिलता है, आप सोचिएगा यही बात ना कि हार्मोन कैसे मिलता है। अरे भाई साहब, अभी मैंने कहा आपको कि जब हार्मोन जो है फल फ्रूट में देखने को मिलता है तो जनरली सी बात है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हो उनमें सारे प्रकार के हार्मोन उपस्थित होते हैं, जिसको हमें लेना चाहिए सुचारू रूप से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी सब्जी के पार्ट को अलग कर देते हैं, मुझे ये सब्ज़ी नहीं पसंद है, मुझे वो सब्ज़ी पसंद नहीं है, वो एक ही टाइप की सब्ज़ी खाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है उनकी हार्मोनी तकलीफ़ नहीं बढ़ती होगी? हाँ जी, उसका हार्मोनल तकलीफ़ भी बढ़ती है और तभी तो बौने रह जाते हैं, ठीक है। जिसका संपूर्ण पोषण नहीं मिलता है, देखते हो वो बच्चे जो होते हैं मंदबुद्धि हो जाते हैं, जो पूरा प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, प्रॉपर अपना कार्य नहीं करते हैं, चाहे फाइबर हो, चाहे वो मिनरल हो, चाहे विटामिन्स हो, तो उनके शरीर जो है कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट जो है हमें खाने से ही प्राप्त होता है और खाने तभी तो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण रहता है किसी भी जीव के लिए। इसलिए सारे हार्मोन जो है हमें खाने की वस्तु से ही प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जर्नल थी जिसको मैंने आपको बताना उचित समझा, ठीक है। कहते हैं ये बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और कम से कम कहते हैं कि एरोलिनिन जो है 3 लाख भागों में जो है 1 की सांद्रता का सक्रिय बना देता है। हार्मोन की अधिकता और कमी दोनों से ही गंभीर विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अभी मैंने कहा ना कि अगर हार्मोन किसी प्रकार के कम हो जाए या अधिक हो जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको जो है बहुत बड़े विकार यानी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको जो है हार्मोन को मेंटेनेंस करके रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गंभीर विकार उत्पन्न होगा और आपके जीवन के लिए भी जो है खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कहते हैं हार्मोन के रासायनिक दृष्टि से जो हार्मोन जल में घुलनशील प्रोटीन है यानी पेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन और एमिनो हो सकते हैं, अथवा लिपिड में जो है घुलनशील एसिलाइड हो सकते हैं। हार्मोन की अतिरिक्त मात्रा शरीर में संचलित नहीं रहती है और उत्तेजित कर दी जाती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो है दोस्तों हार्मोन जो है अधिक मात्रा में सक्रिय नहीं होती है और न ही हार्मोन जो है स्टोरेज रहती है। हार्मोन का इतना ही सा कार्य है, अगर आप भोजन ग्रहण करते हो उस प्रकार के तो हार्मोन जो होगा एक्टिव होगा और आपको बॉडी को जो है जिस प्रकार की उसकी नरिशमेंट देने की आवश्यकता है वो देगा। तो हार्मोन जो है स्टोरेज करके नहीं रखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आपके लिए कि हार्मोन अतिरिक्त मात्रा शरीर में जो है संचलित नहीं करके रखती है और उत्तेजित कर दी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखती है जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक बात मैं भी हमेशा कहता हूँ कि आपको भी ये वीडियो को अपने पास एकत्र करके नहीं रखना है, इसके लिंक जो है वितरित करना है, ठीक है। उन बच्चों तक वितरित करना है जिनको ज़रूरत है, क्योंकि तभी तो वो अपना कार्य कर पाएंगे। अब देखिए हार्मोन जो है कितना इंपॉर्टेंट कार्य करता है, अगर ये हार्मोन ना मिले तो इंसान के शरीर में विकास नहीं होगा और उसको कई तरह के विकारों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए किसी बच्चों को जो ज़रूरत है इस वीडियो की, अगर आपके माध्यम से वो नहीं पहुंच पाएगा उसके पास, तो हो सकता है कि इस वीडियो से वो अनभिज्ञ रह जाए। आप सोचते हो, ये भी सोच रहे होगे कि भाई यही वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो तो बहुत सारे होते हैं, बच्चे किसी भी देख के समझ सकेंगे। दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि देखिए सब कहते हैं कि जहाँ भी आप देख लीजिए, चाहे यूट्यूब पे जहाँ भी देखिए, चाहे स्कूल कॉलेज सब जगह देखिए, पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, ठीक है, ना समझने वालों की कमी है। लेकिन एक विचार हमेशा रहता है कि कभी कभी जो होता है एक छोटे से बच्चे से भी हमें जो समझ बड़े से नहीं समझा पाते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी हमें समझा के चला जाता है और हमें समझ में आ जाता है। तो यही विचारधारा के साथ मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जो है व्हाट्सएप के रिगार्डिंग शेयर कीजिए, इससे उन तक पहुँचे। कभी कभी ये वीडियो भी उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है।
चाहे बड़े व्यक्ति भी अगर देख रहे हों तो उनके बच्चे तक भी ये पहुँचाने, अपने बच्चों तक भी पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता क्या समझ में कब आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे समझ है कि जिनका मेरे पास समझ आ जाती है ना, वो मेरे पास ही बने रहते हैं। तो ये यहाँ पर भी साबित होगा, क्योंकि कहते हैं ना, व्यक्ति वही है, पढ़ाने का ढंग भी वही है, तो रूल भी वही होगा। इसलिए दोस्तों सोचने की बात नहीं है, विचार करने की बात नहीं है, अच्छे काम में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो को कीजिए, कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे तुरंत लगा दीजिए, क्योंकि बाद में भूल गए तो फिर तो एक जग कल्याण की बातें जो होगा अधूरा रह जाएगा। इसलिए सोचना नहीं है, कॉपी को लिंक करना है और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको पेस्ट कर देना है 24 घंटे के लिए। तो चलिए, सोचना नहीं कर, जल्दी कीजिए, सोचने वाली बात यहाँ नहीं है। अब हमारा अगला टॉपिक जो है हार्मोन, श्वेतकर्ता और अंतःस्वेती ग्रंथि। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन श्वेतक कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से ग्लैंड जो है हार्मोन को स्वतंत्र करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कहते हैं मानवों को 1 दर्जन से भी अधिक ऊतक अंग है जो हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ये तो आपको भी पता है दोस्तों कि हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं जहाँ पर हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इसके विषय में हम चित्र से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन अंग जो है हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये श्रेणी में 2 भागों में यहाँ फिलहाल बांटा गया है। एक सिर्फ मात्र अंतःस्वेती ग्रंथि के लिए, जिसमें पीयूष हो गया, ऑब्टूल थायराइड हो गया, पैरावर्टूल हो गया, पैराथायराइड हो गया, थैलेमस हो गया, अधिविकृत हो गया, एडिनाइल्स हो गया। तो ये जो होती है पहला कैटेगरी में आता है, जिसमें अंतःस्वेती ग्रंथि कहते हैं। दूसरा जो होता है अंतःस्वेती, यानी अग्नाशय, जठर, ग्राहिणी, उपकलश, एपिथेलियम, जनन, डेनॉट्स, पुरुषों में भूषण, स्त्रियों में अंडाशय और स्त्री में जो है अपरा यानी प्लेजेंटा। तो ये सारे जो होते हैं हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। अब यहाँ पर एक मानव डायग्राम दिख रहा होगा आपके समक्ष। ये जो सारे हार्मोन का यहाँ बताया गया है कि कौन जो है किस हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। तो सबसे ऊपर देखिएगा तो पिनियल्स दिखेगा, जो काय होती है उसका प्यूटरी यानी पीयूष, इसका हाइपोफाइलिस यानी पीयूषिक ग्रंथि भी कहते हैं, यानी प्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे ग्रंथियों को, जितने भी हार्मोनल ग्रंथि होते हैं, उसको कंट्रोल में रखता है। कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? प्यूटरी ग्लैंड करता है, यानी इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको अपटूल यानी थायराइड ग्लैंड दिखेगा, पैराथायराइड पैराप्टू दिखेगा, थैलेमस दिखेगा। ठीक है, उसका ग्रहिणी, एडिनस, हेयरलैंस, दीप्स, अंडाशय, अपरा और भूषण। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे शरीर में जो है हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन है, जो कि बहुत काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट और अपना विशेष स्थान रखता है। अब सबसे पहले बात हमारा जो आएगा वो प्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा प्यूटरी ग्लैंड में आज क्या है। The next topic is pituitary gland. There is a pituitary gland is their master gland. It's the most important gland for here. Pituitary is also called to the master gland. The pituitary gland is also called the hypophysis gland. This is also called to the hypophysis gland. There is shown in the picture. There is small projection about the size of pea, and which hangs from the base of the midbrains. It is connected to the hypothalamus of the brain by the pituitary stalk. Their hypothalamus, as through their part of the brain, also secrete some hormones. They here show the pituitary gland. There is the hypothalamus, stalk, posterior pituitary, and para intermedia, and the hypothalamus anterior pituitary. There is the pituitary gland of our brain is the most important gland. There is called to the master gland also. That the master gland is the name of the pituitary gland because it controls for the over all types of hormones. The pituitary control of most other endocrine gland. It is a two distinct part. There is the anterior pituitary and the posterior pituitary. Anterior and the posterior pituitary is the most important here, and the various hormone produced from their two part of their action. The pituitary hormone, their action and the abnormality due to the obstruction of undistraction. There is important. There is a source and the hormones and action are abnormalities produced. The anterior lobes of pituitary, it is a growth hormone. It's called to the growth hormone as a GH, also known as the somatotrophic hormone, means STH, yani somatotrophic hormones, and STH it means to the action and abnormality is produced here. Promote the growth of whole body and the particularity of the skeleton. That is particular to the skeleton is a growing factor.
and under secretion in the childhood lead to the damphism and absorbs the childhood, causing the gynotism and the adult alcoholism. There is a diseases also, damphism and the gynostilism. The next is a topics hormone that means to stimulate other endocrine gland. There is important for here. There is the gonadotrophic hormones also called trophic hormones. The thyroid stimulator hormone TSH, stimulate thyroid, and endocrinotropic hormones means ACTH, stimulate adrenal cortex, and the follicle stimulating hormone means FSH. Stimulate eggs formation is the female and the sperm formation of male. And the luteinizing hormones LH stimulate is the ovulations and the formation of the corpus is the leptos, which is produce the female hormone progesterone, and the LH stimulate testes produce their male hormone is a testosterone. There is a most important hormone. The female hormone is a progesterone and the male hormone is the testosterone. There is a more important hormone for here. First thing is the stimulate of milk production. There is a prolactin is stimulate the milk production of human. And next is the posterior lobes of pituitary. Friend here, antidiuretic hormones means ADH are vasopressin. There is the increasing the absorption of the water from to the kidney to us as a also osmoregulation. The osmoregulation is a process only the hormones of ADH. AD is the reason for the processing osmoregulation in a kidney, and it is a deficiency causing to diabetes in spool. There is a also is a causing for the diabetes. There is ADH hormone. And next hormone is exotoxin. Oxytocin is the mainly action for stimulate or contraction of their utera during to the childbirth. There oxytocin is the stimulate to contraction of their utera during to the childbirth. तो यहाँ पर जो है पीयूष ग्रंथि के बाद हम बात करें जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, यह एक मास्टर ग्रंथि कहलाता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। क्यों कहलाता है, ठीक है, क्यों कहलाता है, तो ये आपके लिए जो है एक क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चा मुझे जवाब देता है कि पीयूष जो ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि, किस लिए कहते हैं इसको मास्टर ग्रंथि, क्या कारण है जो इसको हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। देखते हैं कौन बच्चा तेज है और किसको समझ में आया है, कौन मुझे कमेंट करके जो है भेजने की कोशिश करता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है और किस किस चीज़ों के क्या कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहते हैं पीयूष ग्रंथि जिसको हम पीयूषिका यानी हाइपोफिसिस भी कहते हैं, एक छोटे से वाहिवेशन यानी लगभग मटर के दाने के बराबर ही होता है। यानी देखिए कितना छोटा होता है, एक मटर के दाने के बराबर ही होता है, जो मध्य मस्तिष्क आधार पर से यानी मध्य मस्तिष्क के आधार पर से ये जो होता है दोस्तों लटका हुआ होता है, और ये एक पीयूष वृत्त के जरिए मस्तिष्क के अर्धचक्र यानी चेतक हाइपोथैलेमस में जुड़ा हुआ होता है। और हाइपोथैलेमस जो है हालांकि मस्तिष्क का एक भाग होता है और कुछ अन्य हार्मोन का भी स्वेत ये करता है। कहते हैं पीयूष ग्रंथि जो है अधिकतम अंतस्वेती ग्रंथि का नियंत्रण में रखता है। इसे दो स्पष्ट भाग होते हैं, एक होता है अग्र पीयूष और एक होता है पश्च पीयूष। इस दोनों भागों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न हार्मोन होते हैं। इनके चित्र में आप देख सकते हो कि चित्र में जो है सारे पीयूष ग्रंथि को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर अब देखोगे कि पीयूष का वृत्त यानी हाइपोफाइलोसिस स्टॉक दिखेगा, उसके पश्चात दिखेगा पार्श्व पीयूट यानी पीयूष दिखेगा, उसका मार्स इंटरमीडिया यानी भाग मीडिया दिखेगा, और उसको हाइपोथैलेमस यानी आदर्श तक दिखेगा। अग्र पीयूटरी यानी पीयूष भी आपको दिखेगा, और ये जो होता है मैक्सिमम मटर के दाने के जैसे ही बराबर होता है। तो ये इसका डायग्राम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहता है, जिसको आपको समझना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दिखेगा आपको, जिसमें पीयूष ग्रंथि के हार्मोन और उनके क्रिया और हार्मोनों को अतिस्वेदन और अल्पस्वेदन से होने वाली असमानताएँ को दर्शाया गया, यानी बीमारियों को भी दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है पीयूष की अग्रपली यानी जो है एंटेरियर, ठीक है, एंटेरियर पार्ट दिखाया गया है, जिसमें हार्मोन और आपको क्रिया उत्पन्न होने वाले असमानताएं। तो सबसे पहले तो हार्मोन यहाँ पर आ जाता है हमारे समक्ष, हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन, जिसको हम GH के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम
फिक या हार्मोन भी कहते हैं, यानी STHB कहते हैं। तो ये हार्मोन का क्या कार्यविधि है, क्या क्रियाएं होती हैं? कहते हैं ये जो होता है संपूर्ण शरीर की, विशेष रूप से कंकाल की वृद्धि को बढ़ाता है। तभी तो जो है बच्चे बड़े होते हैं, यानी जब इनके अंदर GS हार्मोन की कमी आ जाता है तो बच्चे जो होते हैं बौने ही रह जाते हैं। तो ये जो होता है दोस्तों याद रखना कि ये हड्डियों यानी कंकालों को बढ़ने में हेल्प करता है। कहते हैं बचपन में से कम मात्रा में श्वेत बच्चा बौना रह जाता है, यानी जिसको हम डेल्फिन्स कहते हैं, उसका मतलब होता है दोस्तों बौनापन या बामनता। ड्रेमोफिलिज्म जो होती है बच्चों में बौनापन होता है कि ये एक हार्मोन ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके अधिक मात्रा श्वेत व्यास में जो है भीमक कहा जाता है, यानी अधिकता है, इसको हम एक्रोमेलाइसिस उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर भीष्म काय लाता क्या होती है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि हम जब अगर ड्रेमोफिलिज्म फिल्म कहते हैं जिसमें बौनापन आती है, तो मैंने कहा ना कि GS का जो होता है ये शरीर की वृद्धि, ठीक है, और इसको बौनापन दोनों के लिए उत्तरदायी होती है। तो बौनापन में तो हम ड्रेफोलिज्म की बात करते हैं, और भीम का मतलब बहुत बड़ा शरीर हो जाता है, यानी आर्कोमेलोजिस नेम दिया गया है, जिसको अतिकायता भी कहते हैं। यानी इससे जो होता है शरीर इतना अधिक बड़ा हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इस हार्मोन का अगर कंट्रोल ना किया जाए तो व्यक्ति का जो है हाइट बहुत बड़ा हो सकता है। तभी एक बात कहते हैं ना कि जो आपने को नेचर ने दिया है आप उसी पे खुश रहना सीख लो। अगर बेशकली अगर आप GH हार्मोन लेते हो तो आपका अगर गलती से अगर हमारा हार्मोन जो है बिगड़ गया तो आपका हाइट जो होगा भीम काय हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि कंट्रोल में ही नहीं आएगा। तभी कहते हैं कि हमारे शरीर को जैसा हमें परमात्मा ने बनाया है हमें उसी प्रकार जो है अपना जीवन को यापन करना चाहिए। जिस प्रकार आपका बॉडी है वही आपका इम्पोर्टेंट रह जाता है। उसके पश्चात हमारे पास है ट्रैफिक हार्मोन। देखिए ट्रैफिक हार्मोन क्या है, जो अन्य अंतःस्वेदिक ग्रंथि के उद्दीपित करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें कहते हैं थायराइड उद्दीपक हार्मोन यानी TSH होता है। ट्रैफिक हार्मोन में दोस्तों जो होता है TSH होता है, जिसको थायराइड उद्दीपक हार्मोन भी कहते हैं, जो थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करता है। इसमें जो होता है एडिनोकार्टोटैक्टिक हार्मोन यानी ACTH होता है, जो अद्रविकक या डेनिनल्स वेकुल्ट की उत्पत्ति करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद है जनर द्रव प्रभावी यानी ट्रैफिक हार्मोन। ये जो होता है पुटक यानी फ्लास्किल उद्दीपक हार्मोन यानी FSH, जो स्त्रियों में अंड निर्माण और पुरुषों में शुक्राणु निर्माण के लिए उद्दीपन करता है। याद रखना दोस्तों FSH जो होता है स्त्रियों में अंड निर्माण और पुरुषों में जो है शुक्राणु निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। आपको पता ही है कि अगर FSH ना हो तो जो होते हैं पुरुष जो होते हैं चाहे स्त्री होते हैं वो बांझपन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अंड निर्माण नहीं होगा, पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, तो वो बांझपन के शिकार हो जाते हैं। तभी हमारे बॉडी के लिए FSH हार्मोन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए उद्दीपन करने के लिए उत्तरदायी होती है। और साथ में जो है पित्तपिंडिका यानी प्यूटिकारी हार्मोन यानी LH, जो कि अंडाशय और कॉर्पस प्यूटस के निर्माण को उद्दीपित करता है। और हार्मोन में जो है मादा हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करता है। देखिए मादा हार्मोन जो होती है प्रोजेस्टेरोन वो उत्पन्न करती है, और LH भूषण जो उद्दीपित करता है जिसको हार्मोन जो है नर हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करता है। यानी स्त्रियों में जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है, और जो है नर में यानी पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए LH जो है उत्तरदायी होता है। उसके बाद है प्रोलैक्टिन हार्मोन यानी दूध उत्पादन की उद्दीपित करता है। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होती है दोस्तों दूध उत्पादन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये हार्मोन जो है हमारे समाज में घर कर गई है। आज जानवरों को इसी प्रकार के इंजेक्शन दे के उनको जो है दूध निकाला जा रहा है, जो हमारे प्राकृतिक के लिए खिलवाड़ हो रहा है। तो ये हमारे दुनिया के लिए हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसका कारण सिर्फ गाय भैंस पे नहीं पड़ता है दोस्तों, ये ह्यूमन बॉडी पे भी पड़ रहा है। ठीक है, ये जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन जिससे दूध उत्पन्न होती है, क्या करते हैं जो किसान होते हैं वो गाय भैंसों में लगाते हैं जिससे कि वो अधिक से अधिक दूध उत्पन्न कर सके। और यही हार्मोन जो होता है दूध के रिगार्डिंग दूध के साथ इंसानी बॉडी में भी उत्पन्न कर देता है। तभी तो आप देखते हो कि आज के समय में जो है बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी जो होता है उनका शरीर का विकास हो जाता है। तो इसका कारण भी जो है यही है। तो इसी बात पे जो है आज के समय में कंट्रोल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि गाय भैंस को जो है
इंजेक्शन से दूध उत्पन्न करने की कोशिश किसानों को नहीं करना चाहिए। बेशक आप रेट बढ़ा दो, लेकिन ये तो ना करो कि किसी जीवन के साथ खिलवाड़ करो। और ये जीवन खिलवाड़ सिर्फ कहते हैं जानवरों के साथ नहीं हो रहा है, जैसे आप बोओगे वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। अगर आप हार्मोन दे के दूध निकाल रहे हो गाय भैंस से, तो वही हार्मोन आपके बच्चों में, आप में जाएगा और आपका बॉडी का भी सत्यानाश कर देगा। तो ये किसानों को भी समझना चाहिए, ठीक है, जो कि इनके लिए ज़रूरी होता है। मैं सरकार को कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि सरकार इस पे क्या करेगी। सरकार थोड़ी हर किसानों के पास जाएगी, क्योंकि ये तो हमारी अपनी भावना होती है। जो किसानी कर रहे हैं, जो गाय भैंस पाल रहे हैं, उनके अंदर अपनी दिल के आत्मा बोलेगा कि हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। अधिक कमाने के चक्कर में कहते हैं जीवन के लिए नुकसानदायक नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये जीव जंतु को भी नुकसान पहुंचाता है। आपको पता है कि ये दूध उत्पन्न करने वाला हार्मोन है, तो वो अगर बॉडी में लगाया जाए तो गाय भैंस जो होते हैं अधिक मात्रा में दूध देने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके शरीर पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों ये चीज़ों से जो है किसानों को बचना चाहिए, और ये इंसान पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको मैंने बताया था ना कि जैसे कि इंसान का वृद्धि, देखिए हर चीज़ जो होता है समय पे होता है। कोई बच्चे का शरीर में विकास जो होता है 10-12 साल के बाद ही होता है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि 8-9 साल के बच्चों में भी शरीर विकास हो जाता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, वो अपने जीवन को जो है सुचारू रूप से चलाने में सक्षम नहीं रह जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। कहते हैं ये हार्मोन जो है आगे पीयूष की जो है पश्चपल, यानी जो इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टरी ग्लैंड जो होती है, इसमें जो है एंटी डायरेटिक्स हार्मोन यानी ADH, यानी बुक की नलिकाओं द्वारा पानी के अवशोषण को बढ़ा देता है। यानी ये जो होता है प्रासरण नियमन यानी ऑस्मो रेगुलेशन को बढ़ाता है। ये हार्मोन ADH जो होता है पानी के प्रासरण को बढ़ा देता है। इसे हार्मोन की कमी के कारण जो है आपको उधर के मोह यानी मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो ये नामक रोग जो होती खतरनाक होती है, किसकी वजह से होती है दोस्तों, वेसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से जो है डायबिटीज़ हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक है। आजकल तो हर एक व्यक्ति जो है डायबिटीज़ के शिकार है। तो डायबिटीज़ क्यों हुआ, तो इसका कारण तो आपको पता ही है कि इसके कमी के कारण जो है मधुमेह हो जाता है, क्योंकि आप लोग सुचारू रूप से कोई भोजन जो है सही से नहीं खाते, तो ये तो बीमारी होना एक आम सी बात है। कहते हैं ऑक्सीटोसिन जो होती है, जो कि अंतिम हमारा हार्मोन है, बच्चों में जन्म के साथ गर्भाशय के संकुलन का उद्दीपन करता है। यानी ये बाय बर्थ होती है। ऑक्सीटोसिन जो होती है बच्चों के जन्म के साथ ही ये जो है स्टार्ट होती है। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगला टॉपिक जो है हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगला पार्ट आप देखना ना भूलना, क्योंकि उसमें जो है हम थायराइड ग्लैंड के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे थायराइड ग्लैंड के जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और जो व्यक्ति थायराइड से परेशान है उसको क्या करना चाहिए। तो ये टॉपिक हमारे जो अगला आने वाला है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप थायराइड ग्लैंड वाला जो चैप्टर है देखना ना भूलना।